बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MNAs और MPAs का इंतखाब, यानी कि इनको मुंतखब कैसे किया जाता है, इलेक्ट कैसे किया जाता है, इसके साथ इसकी जो जिम्मेदारियां हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और साथ ही में इनके पावर्स या अख्तियारात क्या क्या हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और तफसीली बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी क्वालिफ़िकेशन की। अगर देखा जाए MNAs और MPAs जो हैं, इनको मुंतखब करने के लिए या इनका इंतखाब करने से पहले इनमें जो चीज़ें देखी जाती हैं या होनी ज़रूरी हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, इनका सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, दोनों के लिए ये मैं बात करूंगा। यहाँ पे MNAs और MPAs के लिए दोनों ही एक ही हैं इनकी जो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, साथ ही में इसमें साउंड माइंड, यानी जो अनसाउंड माइंड ना हो, पागल ना हो, बेवकूफ़ ना हो, यानी समझ बूझ रखने वाला बंदा हो। ठीक है, साथ ही में एज के लिए जो बताया गया है, एज बताई गई है 25 ईयर्स। ठीक है, 25 साल बताई गई। हाँ, अगर जो सेनेटर मुंतखब होते हैं इनमें से, उसके लिए 30 ईयर जो है या 30 साल जो है वो रखी गई है उम्र। ठीक है, तो यहाँ आपने ये देखा होगा कि जो आम ये इनके नीचे जो काम करते हैं सरकारी मुलाजिम, देख रहे हैं कांस्टेबल के लिए भी जो भर्ती का तरीकाकार है पुलिस में, वो भी कितना मुश्किल है। ठीक है, रिटन टेस्ट है, उसका कद छाती होता है, उसकी दौड़ होती है, फिर इंटरव्यू होता है, तब जाके उसकी सिलेक्शन होती है, और साथ में उसका मैट्रिक के लिए 50% नंबर भी लाजमी है। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई तालीम की पाबंदी है, ना इस तरह की दौड़ है, ना कोई तहरीरी टेस्ट है। ठीक है, इनको मुंतखब करना है आप लोगों ने। ठीक है, जो ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आप लोगों के इंतखाब से इन्होंने पार्लियामेंट में या हाउस में, प्रोविंशियल असेंबली है या वो नेशनल असेंबली है में बैठना होता है। और उससे पहले इनकी जो वो बताई गई हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी शहरी हो, साउंड माइंड हो, 25 साल एज हो, या इलेक्टोरल रोल जो होता है, इंतखाबी फहरिस्त होती है, उसमें जो इसका नाम होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, ये अगर बात करें MNAs की, तो ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी, जो इनका इलाका होता है। एक MNA का एक हल्का होता है जिसमें से उसने इंतखाब लड़ के आया होता है, वो असम्बली में आया होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका वो समझ लें कि उसके जो तमाम इशू होंगे उस हल्के के, उनकी नुमाइंदगी जो है ये MNA, वो मौजूदा MNA जो है वो करेगा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली करेगा। ठीक है, उसके बाद जनाब अगर बात करें स्पीकर असेंबली या डिप्टी स्पीकर असेंबली जो होते हैं, इनको जो सिलेक्शन होती है, यानी एक लीडर ऑफ हाउस होता है। इस पे मैं अलग से बना चुका हूँ वीडियो, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कोशिश करूंगा किसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूं, बहरहाल आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सेनेट के लिए सेनेट का तमाम तरीकाकार, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, इनका इंतखाब, अख्तियारात। ठीक है, ये तमाम वीडियोज़ इससे पहले मैं बना चुका हूँ, तो इसमें मजीद मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ आपको ये बताऊंगा कि जो चेयरमैन या ये सेनेट का चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, ये सेनेटर तो गया होते हैं, MNA से अक्सर गया होते हैं, तो वो करते हैं, जाके उनको वोट करते हैं। और उसके साथ साथ जो ये असेंबली का होता है, नेशनल असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है, ये भी इनको इलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? MNAs होते हैं और MPAs। या कौमी असेंबली का भी स्पीकर होता है और प्रोविंशियल असेंबली का भी स्पीकर होता है, यानी प्रोविंशियल असेंबली को करते हैं। यानी आपने खुद ही यहाँ समझी जाना है कि जो मैं बात बता रहा हूँ MNAs के लिए वो नेशनल असेंबली के लिए, जो MPAs के है वो प्रोविंशियल असेंबली के लिए। ठीक है, तो होती ये दोनों चीज़ें हैं इधर, यानी असेंबली में जो है नेशनल असेंबली में भी स्पीकर होता है और कौमी असेंबली में भी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर भी होता है, इधर भी डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, तो उधर जो है वो स्पीकर के लिए MNAs जो है नेशनल असेंबली में वोट करते हैं, और जो प्रोविंशियल असेंबली है यहाँ पे स्पीकर के लिए MPAs जो है वो वोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका लेजिस्लेटिव रोल। कोई भी कानून जो है वो पार्लियामेंट में सबसे पहले आता है। ठीक है, पार्लियामेंट लाती है, करारदाद पेश करती है, तो यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो भी MNAs ही कर रहे होते हैं। यानी जितने ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट होंगे किसी कानून को पास करने में, तो वो तब भी वो कोई कानून जो है वो काबिल अमल होता है या नाफज किया जा सकता है। यानी इनके पास अख्तियार है
पार है ये MNAs की कि कोई भी जो वफाकी सतह पर कोई बिल लाया जाता है तो उनमें इनकी वोटिंग दरकार होती है या इनकी रजामंदी जो है MNAs की वो ज़रूरी होती है। ठीक है, इसी तरह जो बजट होता है, वफाकी बजट, वो जब पेश किया जाता है या उसको बनाया जाता है तो भी इनकी MNAs की जो है रजामंदी, कॉन्सेंट जो है वो लेना ज़रूरी होती है, वहाँ भी वोटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स हैं, कोई भी खारजा पॉलिसी बनानी है तब भी MNAs से पूछा जाता है, इनसे मशवरा किया जाता है, यहाँ पे वोटिंग की जाती है। कोई भी करारदाद या कोई कानून जो फॉरेन अफेयर के हवाले से होता है वो अगर कोई लाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब वजीर आजम तो मैं यहाँ पे भूल गया। ठीक है, वजीर आजम जो है उसको भी इलेक्ट करने का जो अख्तियार है वो MNAs के पास है, और इसी तरह वजीर आला जो है उसको इलेक्ट कौन करते हैं, MPAs करते हैं, वोट करते हैं। ठीक है, जहाँ जिस तरह मेजोरिटी होगी उसी तरफ, यानी MNA जो जितने ज़्यादा जो सादा मेजोरिटी वजीर आजम को हासिल करनी होती है, यानी अगर 342 सीटें हैं तो वहाँ पे 172 वोट जो है वो MNAs के चाहिए होते हैं किसी वजीर आला को मुंतखब होने के लिए, किसी कैंडिडेट को। ठीक है, इसी तरह MPAs के जो है वजीर आला MPA से वोट लेता है, तो जो मेजोरिटी सादा मेजोरिटी हासिल कर लेता है तो वो जनाब वजीर आला बन जाता है किसी भी सूबे का। ठीक है जी, इसके बाद इनके पास ये भी अख्तियार होता है कि किसी भी वजीर आला या वजीर आजम, इसके साथ साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इनको जनाब नो कॉन्फिडेंस, तहरीक अदम एतमाद, ये भी पिछले दिनों ही हुई थी जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, यानी वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए जो लास्ट वजीर आजम हमारे थे उनको जो है वो उतारा गया। ठीक है, इसी तरह ये MNAs का अख्तियार होता है नेशनल असम्बली में कि वो किसी वजीर आजम को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो है वो उसके सीट से उतार सकते हैं। इसी तरह MPAs के पास ये अख्तियार होता है कि वो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए प्रोविंशियल असम्बली में वजीर आला को, किसी भी सूबे के वजीर आला को उसकी सीट से उतार सकते हैं। इसी तरह ये टू क्वेश्चन गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट को, कोई भी हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन पार्टी होती है, यानी आप समझ लें दो पार्टियां होती है ना, एक तो गवर्नमेंट पार्टी हो गई, ठीक है, रूलिंग पार्टी जो असम्बली में होती है, इसके साथ एक अपोजिशन पार्टी भी होती है। ठीक है, जो दूसरी पार्टी आप समझ लें जो हारने वाले लोग होते हैं वो एक तरफ होते हैं, जो जीते हुए लोग होते हैं वो एक तरफ होते हैं। तो इसी तरह ये जो अगर बैठे होते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे असम्बली में, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, कोई अगर गलत कानून कोई गवर्नमेंट लाना चाह रही हो तो वहाँ पे ये ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं और उसमें अपना अदम एतबार भी जाहिर कर सकते हैं और उस कानून को नाफज होने से भी रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं इनकी जो सैलरीज हैं वो कितनी कितनी ले रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं सैलरीज इनकी, तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो ले रहे हैं जनाब जो बलोचिस्तान का स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर असम्बली जो बलोचिस्तान का, यहाँ मैं ये भी मज़े की बात बताता चलूँ कि जो बलोचिस्तान असम्बली है, हालांकि वो आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है पाकिस्तान का और रकबे के लिहाज से बेशक वो सबसे बड़ा है, वहाँ के जो MPAs हैं उनकी सैलरी भी बाकी तमाम सूबों के MPA से ज़्यादा है। इसी तरह जो स्पीकर है वहाँ के, उसकी सैलरी भी बाकी तमाम स्पीकर्स असम्बली से ज़्यादा है। उसकी सैलरी कितनी है? 5,50,000 पर मंथ, यानी 5.5 लाख पर मंथ जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली जो है बलोचिस्तान के वो ले रहे हैं। इसी तरह जो डिप्टी स्पीकर हैं वो 5 लाख रुपया पर मंथ जो है वो सैलरी ले रहे हैं और बाकी जो MPAs हैं उनकी सैलरी 3 लाख पर मंथ है। अगर हम बात करें MNAs की सैलरी की, तो बेसिक सैलरी जो है वो 1.5 लाख पर मंथ है। ठीक है, MNA की, लेकिन इसमें जो अलाउंसेस हैं वो भी आपको मैं यहाँ भी बता दूं मैं आपको कि ये जो सैलरीज हैं अभी न्यूली अपडेटेड नहीं हुई है, ये 2021 तक का डाटा जो है वो मुयस्सर है अभी तक। ठीक है, अभी जो नए हुकूमत आई है इनके जो MNA MPAs होंगे इनको पता नहीं अब कितनी ये लगाई जाती हैं तनख्वाहें इनकी। ठीक है, अभी ये डाटा जो आपको बता रहा हूँ ये 2021 तक जो मिलता रहा है वो डाटा है। ठीक है, तो सैंक्चुअरी जो अलाउंस है वो 5,000 पर मंथ जो है वो मिलता है MNAs को। इसी तरह टेलीफोन अलाउंस जो है वो 10,000 पर मंथ मिलता है। ऑफिस अलाउंस जो है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, वो जो है वो 8,000 रुपया पर मंथ मिलता है। इसी तरह एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो 15,000 रुपया पर मंथ, और जो ऑनर एरिया है जो वो मिलता है 25,000 पर मंथ, और ये टोटल बन जाती है तकरीबन हर MNA जो सैलरी ले रहा है वो
तमाम अलाउंसेस को मिला के 1,88,000 बनती है। लेकिन ये भी, इसके अलावा भी, ये सिर्फ जो आपको मैंने बताया ये नहीं है, क्योंकि इनको एक फर्निश घर भी दिया जाता है इस्लामाबाद में, इसके साथ साथ इनको गाड़ी भी दी जाती है, और जब वजीर बनते हैं तो फिर सैलरियाँ और मजीद बढ़ जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पे मजीद इनकी जो है मरात इनको मिल जाती हैं, ठीक है, अच्छे से घर मिलते हैं, अच्छे से ड्राइवर मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, ये सब चीज़ें इसके अलावा हैं। अब हम बात करेंगे MPAs जो हैं उनकी सैलरी क्या है। MPAs अगर पंजाब में देखें तो वो सैलरी जो ले रहे हैं 1,76,000 पर मंथ है, ठीक है, पंजाब में 1,76,000 पर मंथ ले रहे हैं जो MPAs हैं। सिंध में जो ले रहे हैं 1,45,000 पर मंथ है। इसी तरह KPK में जो है 1,53,000 पर मंथ है, और बलूचिस्तान में 4,40,000 पर मंथ सैलरी जो है वो MPAs ले रहे हैं, ठीक है। ये थी मेरी ये छोटी सी वीडियो। यहाँ मैं ये भी साथ बताता चलूँ कि ये जो सदर साहब होते हैं, सदर साहब को मुंतखब करने के लिए भी जनाब ये MPA भी तो वोट देते ही देते हैं, साथ साथ जो है MNA और MPAs इन दोनों का वोट जो है वो सदर को मुंतखब करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो ये जनाब छोटी सी वीडियो थी जिसमें मेरी कोशिश थी कि मैं आपको जनाब ये इसकी MNAs और MPAs की मालूमात जो हैं वो मैं आपको बताऊं। तो उम्मीद है मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती रही होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।